हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट फॉर यू के अंदर। तो दोस्तों, डीजल जनरेटर के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे कि डीजल जनरेटर क्या है, वो कैसे काम करता है और 440 वोल्ट्स जो है वो हमें सप्लाई कैसे करता है। क्या होता है, जब आपका मेंस चला जाता है डीजी को वहाँ से एक सप्लाई मिलता है, एक सेंस मिलता है, जिससे डीजी को क्या करना पड़ता है, खुद को सेल्फ मार के स्टार्ट करना पड़ता है। अब ये खुद को सेल्फ कैसे मारता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे ही डीजी को एक सेंस गया कि डीजी को स्टार्ट होना है, डीजी के अंदर एक स्टार्टर होता है। जैसे आपके बाइक के अंदर स्टार्टर होता है, वैसे डीजी के अंदर भी एक स्टार्टर होता है। ठीक है, आप अगर गौर से देखोगे तो डीजी एंड आपका बाइक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है काफ़ी हद तक सिमिलर होता है दोस्तों। ओके, आपका स्टार्टर क्या करता है, बैटरी से पावर ले लिया 24 वोल्ट और क्या करता है, इंजन के अंदर एक रोटर रहता है दोस्तों। ठीक है, एक रोटर रहता है। ठीक है, उसको क्या करता है, किक करके 150 आरपीएम पे रोटेट करवाता है वो। ठीक है, क्या करवाता है, 150 आरपीएम में। रोटर को क्यों रोटेट करता है, क्योंकि यहाँ पे हम मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैकेनिकल मतलब रोटेशनल चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे रोटर है आपका, वो 150 आरपीएम में रोटेट करना स्टार्ट हो। ये जो रोटर है आपका, जो 150 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, क्या आपको 440 वोल्टेज दे सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या होता है, अगर आपको 440 आउटपुट वोल्टेज चाहिए, 3 फेज वोल्टेज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका रोटर है उसको 1500 की स्पीड पे आपको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टर की बदौलत आपका जो रोटर है वो 150 आरपीएम पे घूम रहा है। इसको 1500 तक कैसे पहुंचाएंगे, चलिए बढ़ते हैं। जो 150 आरपीएम पे आपका रोटर रोटेट कर रहा है, उसको 1500 तक पहुंचाने के लिए पिस्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये पिस्टन सारे रोटर के साथ में कनेक्टेड है, जैसे ही रोटर रोटेट होता है तो वो क्या करता है, पिस्टन ये एंड जो होता है आपका रोटर को कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही आपका रोटर रोटेट होता है, वो पिस्टन को क्या करता है, पिस्टन के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक आपका मूवेबल होता है। ठीक है, ये मूवेबल से वो क्या करने लगता है, पिस्टन आपका काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन दोस्तों, ये पिस्टन काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो पिस्टन वापस रोटर को फास्ट रोटेट करने के लिए हेल्प करता है। अब समझ में आ रहा है आपको, पहले रोटर ने पिस्टन को घुमाया, ठीक है, फिर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती है पिस्टन के अंदर जिसके वजह से आपका रोटर घूमना स्टार्ट करेगा 1500 आरपीएम में। देखते हैं कैसे। ठीक, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हो रहा है, आपके जो पिस्टन चेम्बर होता है, ठीक है, पिस्टन जो चेम्बर रहता है उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है। क्या चीज़ें होती है, 4 स्ट्रोक्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 4 स्ट्रोक्स हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 4 स्ट्रोक्स क्या क्या होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। ठीक है, क्या क्या होती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, ये चारों चीज़ें आपके पिस्टन चेम्बर के अंदर होती है। और यही चीज़ जो होती है आपके जो रोटर है, जो 150 आरपीएम पे घूम रहा है, उसको 1500 आरपीएम तक पुश करता है। ऐसी क्या चीज़ें हैं और ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा और घुसते हैं और थोड़ा नॉलेज लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, आपका जो पिस्टन है, मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट क्या था, सक्शन। वो क्या करता है, सक करता है। जब वो बैक जाता है, आपका मूवेबल पार्ट जब बैक जाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, वो एयर को सक करता है। सक्शन मतलब सक कर रहा है। क्या सक कर रहा है, एयर। जो फिल्टर्स लगे हुए रहते हैं डीजी के अंदर, वहाँ से फिल्टर्ड एयर कहाँ पे जाता है, उस पिस्टन चेम्बर के अंदर खींचता है। जब ये वापस सक करता है, उसके अंदर हवा चला जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात आप सोच सकते हो, इसके अंदर हवा क्यों जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग आगे आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जब ये कॉम्प्रेस होता है, सेकेंड स्ट्रोक क्या था, पहला सक्शन हो गया, नेक्स्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब ये वापस जाके कंप्रेस करेगा। दोस्तों, ये जब वापस जाते रहता है ना, तभी क्या होता है, जो फ्यूल इंजेक्टर्स होता है उसके अंदर से थोड़ा सा डीजल उस चेम्बर के अंदर, जो गैप है यहाँ पे है जिसमें ऑलरेडी हवा है, उसके अंदर थोड़ा सा डीजल गिर जाता है। अब जो आपका पिस्टन है, जब वो वापस जाके पंच करता है, ठीक है, जैसे उसने पंच किया तो वहाँ पे क्या होता है, एक ब्लास्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूल भी है, हवा भी है एंड उसके अंदर फ्रिक्शन भी जनरेट हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लास्ट होता है। जब ये ब्लास्ट होता है ना, तो ये क्या करता है, पीछे की तरफ पुश करता है एकदम फोर्स से। तो ये कहाँ पे कनेक्टेड है, आपका रोटर को कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो पावर रेडी हो रहा है वो किसको किक कर रहा है, आपको रोटर को किक करेगा। जैसे ही जाके रोटर को किक करेगा, रोटर का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। फिर अभी तक हम लोगों ने 3 स्ट्रोक्स डिस्कशन किए, सक्शन, कंप्रेशन, फिर अभी हो गया ब्लास्ट वहाँ पे। उसके बाद में मैंने एक और चीज़ है, 3 तो हो गई, नेक्स्ट कौन सी बची है अपने पास में, एग्जॉस्ट।
ये जो चेम्बर की जब ये वापस किक करने जाता है ना, तो इसके अंदर एक हवा रहती है, ठीक है, जो ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है ड्यू टू दैट ब्लास्ट। वो ब्लास्ट होने की वजह से वो क्या होता है, काली पड़ जाती है। फिर वो क्या हो जाता है, अपनी जो चिमनी रहती है, ठीक है, एग्जॉस्ट सिस्टम रहता है डीजी के अंदर, वो वहाँ से खींच के बाहर फेंक देता है, फिर फ्रेश एयर अंदर आ जाता है। ये साइकिल आपका कंटिन्यू होते रहता है, और जैसे ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा, आपका रोटर जो है ना वो रोटेट करना स्टार्ट रहेगा, तो वो 1500 स्पीड का आरपीएम अचीव कर लेता है, ठीक है। जैसे उसने 1500 आरपीएम अचीव कर लिया, वहाँ से आपका कनेक्शन जो इंजन है वो अल्टरनेटर को कनेक्टेड रहता है। अल्टरनेटर के अंदर 3 फेज के लिए RYB के लिए केबल्स रहते हैं। अल्टरनेटर के अंदर फ्लक्सेस जो प्रोड्यूस होते हैं, इंड्यूस होते हैं, EMF फ्लक्सेस जो इंड्यूस होते हैं, वो फ्लक्सेस कट होने की वजह से आपके 3 फेज के अंदर 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के साथ में 440 वोल्टेज जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये था जनरेट होने तक, 440 जनरेट होने तक। ये जनरेट होके कहाँ पे जाएगा, आपके AMF पैनल में जाएगा, या फिर वहाँ पे आपके डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं 440 वोल्टेज आया या नहीं आया, 50 हर्ट्ज है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे चेक करते हैं। रीज़न क्या है, अपना अगर 440 वोल्टेज जब तक अपने को अचीव नहीं करेंगे तब तक हम पावर को आगे नहीं भेजेंगे, 3 फेज को आगे नहीं भेज सकते। इसके लिए हमें डिस्प्ले के अंदर वेरीफाई करना पड़ता है कि आपका 50 हर्ट्ज आया या फिर 440 वोल्टेज पे आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एज एन आउटपुट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हम चेक करते हैं। फिर वहाँ से क्या हो जाता है, आपका सप्लाई जो है वो कंटिन्यू आपके हर एक फ्लोर को जाना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए कितना टाइम लग जाता है आपका, मिनिमम 30 से 40 सेकेंड। 10 सेकेंड जब आपका पावर जाता है, उससे डीजी को स्टार्ट होने के लिए 10 सेकेंड का टाइम चाहिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 10 सेकेंड है, आप 15 कर सकते हो, 7 सेकेंड कर सकते हो, डिपेंड अपॉन दी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम वो डीजी को ऑन होने का सेटिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो 10 सेकेंड के बाद में स्टार्ट हो गया डीजी, और वो होने के बाद में लगभग 30 सेकेंड लेता है डीजी खुद को स्टार्ट करके रन करने के लिए, ठीक है। खुद को स्टार्ट करके रन करने के लिए या फिर 440 वोल्ट रेडी करने के लिए वो कितना टाइम लेता है, 30 सेकेंड लेता है। 10 प्लस 30 सेकेंड कितना हो गया, 40 सेकेंड। पावर जाने के बाद में 40 सेकेंड्स के बाद में आपका पावर जो बैकअप आता है ना डीजी से, वो 40 सेकेंड मिनिमम लेता है आपको आने के लिए, और तब तक अपना यूपीएस सिस्टम बैकअप देता है। तो दोस्तों ये था डीजी के बारे में। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको और क्या सीखना है, किन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, और यस सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को।